हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट पे आपका स्वागत है। आप इस वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि ये और बच्चों को भी मिल सकें। इस चैनल पे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस के। ठीक है, तो 12th पॉलिटिकल साइंस जो कि आपको अच्छे नंबर गेट करवा सकता है अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हैं। तो ये अभी 5-6 क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूँ, इसके बाद में आपको और भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, नेम द टू वर्ल्ड लीडर्स हु प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इट। तो ये क्यूबा मिसाइल क्राइसिस था क्या? बेसिकली क्यूबा मिसाइल क्राइसिस इन 1962 के अंदर आया था उस साल में। ठीक है, जो रशिया और अमेरिका के बीच में एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट हो गया था। ठीक है, ये वर्ल्ड टेंशन इनकी इस क्राइसिस के ऊपर पूरे वर्ल्ड की नज़र थी कि कहीं अगर इन दोनों देशों के बीच में अगर वॉर हो जाता है तो जो पूरा वर्ल्ड है वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ जाएगा। तो इन 1962 द यूएसएसआर प्लेस्ड अ न्यूक्लियर मिसाइल इन क्यूबा। द इंस्टॉलेशन ऑफ दीज वेपन्स पुट द यूएस फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द फ्रॉम अ क्लोज रेंज। बेसिकली क्या हुआ कि रशिया ने, एक कंट्री है क्यूबा, जो कि अमेरिका से बिल्कुल ही, अमेरिका के बिल्कुल पास में एक छोटा सा देश है, द्वीपीय देश है, जिसके अंदर क्या किया रशिया ने वहाँ पे अपने न्यूक्लियर वेपन्स को इंस्टॉल कर दिया। अब इंस्टॉल करने के बाद में इंस्टॉल वो कर चुका था रशिया, और उसके ना काफ़ी दिन बाद अमेरिका को इस चीज़ की खबर लगी कि हाँ जी, रशिया ने अमेरिका में अमेरिका को टारगेट करने के लिए क्यूबा में रशिया ने न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च कर दिया है। तो वो कह रहा है, द फर्स्ट टाइम अंडर फायर फ्रॉम अ क्लोज रेंज द यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी एंड हिज एडवाइजर वर reluctant to do anything that might led to a full scale nuclear war between the two countries। अब जॉन एफ कैनेडी और जो उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र्स थे वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गए कि अगर वो कुछ भी करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स के ख़िलाफ़, या फिर रशिया को इस तरह से कोई चेतावनी देते हैं या उसके ख़िलाफ़ कोई कदम उठाते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाए दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो अब लेकिन रशिया को रोकना भी ज़रूरी था अमेरिका के लिए। तो वर द डिटरमाइंड टू गेट द यूएसएसआर टू रिमूव द मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम क्यूबा, कि कुछ ऐसा किया जाए कि क्यूबा से जो वो है, क्या कहते हैं, रशिया है, वो किसी भी तरह से अपने वेपन्स को हटा ले। तो तो इसने क्या किया, ऑर्डर्ड क्यूबा कैनेडी ऑर्डर्ड अ अमेरिकन वॉरशिप टू इंटरसेप्ट एनी सोवियत शिप heading to Cuba as a way of a warning the USSR of the his seriousness। अब उन्होंने क्या किया, उसने अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने अपने वॉरशिप्स को बोला कि भैया तुम एक काम करो, क्यूबा और रशिया के जो रास्ता है उसके बीच में तुम अलर्ट हो जाओ और वहाँ पे उसी का रास्ता रोको, रशियन शिप्स का, ताकि वो क्यूबा ना पहुँच सके। इससे एक मैसेज मिलेगा कि अगर आप आगे बढ़े तो ये वॉर छिड़ सकता है। तो यानी कि जो चीज़ें हैं ये किसके ऊपर आ जाएंगी, रशिया के ऊपर आ जाएंगी, और रशिया भी ये समझ जाएगा कि अब अमेरिका है ना, इस न्यूक्लियर की जो इंस्टॉलेशन करी है उसने क्यूबा में, तो अमेरिका भी क्या हो गया, अब सीरियस हो गया इस चीज़ को देख लेके। ठीक है, तो अब रशिया भी कुछ करने से डर रहा था और साथ में अमेरिका भी करने से डर रहा था। तो इसने क्या किया, यूएसएसआर ऑफ हिज सीरियसनेस ए क्लैश सीम्ड इवेंट इन व्हाट केम टू बी नॉन एज द क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। द टू वर्ल्ड लीडर्स हु प्लेड अ क्रूशियल रोल इन क्यूबा मिसाइल क्राइसिस वर द प्रेसिडेंट ऑफ निकिता क्रुश्चेव ऑफ यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे, एंड जॉन एफ कैनेडी ऑफ यूएसए। ठीक है, तो ये इतनी सीरियसनेस देखने के बाद में रशिया ने क्या किया, क्यूबा से अपने धीरे धीरे सारे मिसाइल्स को हटा लिया। ठीक है, और इससे जो क्राइसिस को बोला गया, इसे क्यूबा मिसाइल क्राइसिस बोला गया। तो इसके अंदर जो प्रेसिडेंट थे रशिया के वो थे निकिता क्रुश्चेव, और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वो थे जॉन एफ कैनेडी ऑफ यूएसए। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज एनी 6 फैक्टर्स विच हेल्ड द सोवियत यूनियन इन बिकमिंग अ सुपर पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो रशिया था वो सुपर पावर कैसे बनकर सामने आया। ठीक है,
तो द सोवियत इकोनॉमी वॉज अ डेवलप्ड दैन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट द यूएस। जो सोवियत इकोनॉमी थी अमेरिका के बाद में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी थी, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। बहुत बड़ा सेकंड पॉइंट में बोल रहा है कि उसका जो नेट कम्युनिकेशन था, वो नेटवर्क था, वो पूरे कंट्री को कवर करता था। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा था, ठीक है। इसके देश में वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ऑयल, आयरन, स्टील, मशीनरी प्रोडक्शन एंड एन एफिशिएंस ट्रांसपोर्ट सेक्टर कनेक्टिंग टू ऑल पार्ट ऑफ द यूएसएसआर। और यूएसएसआर में पूरी तरह से क्या था, पूरा कनेक्शन था, वो अपने देश के अंदर कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट के मामले में बहुत अच्छे वो थे, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि देयर वॉज एन अनएम्प्लॉयमेंट, वहाँ पे कोई भी देयर वॉज नो अनएम्प्लॉयमेंट, वहाँ पे कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, ठीक है। स्टेट ऑनरशिप वॉज द डोमिनेंट फ्रॉम द ऑनरशिप, ठीक है। जितनी भी वहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट्स थी या फिर सर्विस यूनिट्स थी, उन सब के ऊपर किसका कंट्रोल था, गवर्नमेंट का कंट्रोल था, ठीक है। तो वहाँ पे जो और उनसे भी जो भी इनकम आती थी वो सब किसके होती थी, स्टेट की इनकम होती थी। फिर इसमें लास्ट पॉइंट में बोल रहा है द वर्सा पैक्ट अ मिलिट्री अलायंसेज वेंट अ लॉन्ग वे इन स्टेटिंग द यूएस ब्लॉक और यूएस जो सॉरी स्टेटिंग द सोवियत ब्लॉक। तो सोवियत ब्लॉक को भी एक वर्सा पैक्ट करके उन्होंने एग्रीमेंट किया था। जितने भी ईस्टर्न ब्लॉक के जितने भी कंट्रीज थे जो कि रशिया के अंदर शामिल थे, उन्होंने एक सोवियत ब्लॉक से एक वो कर रखा था उन्होंने, सोवियत उसके अंदर एग्रीमेंट था जिसके अंदर अगर उनमें से किसी भी देश पे कोई भी देश हमला करता है तो वो उस पर रशिया पे हमला माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन हम देख सकते हैं इसको, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कई बार ये 4 नंबर में आता है, कई बार ये 6 नंबर में आता है। तो इसमें मैंने आपको काफ़ी सारे पॉइंट बता दिए, आप इसे बनाकर भी अपनी तरफ से लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन चालू करता हूँ, वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर क्या था कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बेसिकली ज़रूरत क्या थी, NAM नाम करके भी बोला जाता है ये, एक्सप्लेन इन 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नाम। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर मेन इसको चालू कर जो स्टार्ट किया था, जो इसके फाउंडर थे वो थे आपको कुछ लीडर्स के नाम बता देता हूँ, जैसे जोसेफ ब्रास टीटो, वामया नेक्रुमा और जवाहरलाल नेहरू। इन 3 लीडर्स ने इसको स्टार्ट करा था। और इसके अंदर क्या था कि जितने भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, जो एशिया और अफ्रीका के जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, जो कि वीक हैं, जो कि जिनके ऊपर दूसरे देशों का साम्राज्यवाद या कॉलोनीज़ उनकी रही हैं, ठीक है। तो उनसे जब वो आज़ाद हुए तो उनको इन नए जो ये ब्लॉक्स हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न ब्लॉक, अमेरिका के ग्रुप और रशिया का ग्रुप, इसमें उन्हें शामिल ना होने दिया जाए ताकि वो अपना डेवलपमेंट ढंग से कर सकें, ठीक है। तो इसका एक तो मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ये भैया अपने जितने भी अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको ये खुद अपने उसके लिए इस्तेमाल करें, अपने डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखते हैं द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज वर आल्सो अवेयर द डेंजर विच द कंट्रीज ऑफ द इम्पीरियलिज्म्स इन सम पार्ट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका पोज्ड टू दैम एंड द वर्ल्ड पीस। लाइक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के जो कंट्रीज़ थे, इसके ग्रुप के जो कंट्रीज़ थे, उनका मेन मोटो ये भी था कि विश्व के अंदर शांति बनाए रखना और इनमें से किसी भी ग्रुप के अंदर शामिल ना होना, एक तीसरा ग्रुप बनाना जो कि सिर्फ अपने डेवलपमेंट के लिए काम करेगी, अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए और अपने लोगों के लिए काम करेगी, ठीक है। तो अब इसके बाद इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है। और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो क्वेश्चन है, नाम का जो क्वेश्चन है, ये अधिकतर आता है आपके पेपर में, एग्जाम्स में। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। Why did the superpower needs a smaller state as their allies? Explain any 4 reasons. अब इसमें अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जितने भी वो थे वाई डिड द सुपर पावर नीड्स, जितने भी सुपर पावर्स थे, सुपर पावर्स भाई 2 थे, आपको पता ही है, आपने चैप्टर्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। सुपर पावर्स 2 थे, एक था यूएसएसआर, एक रशियन ग्रुप था, और एक कौन था, यूएस। वो कह रहा है कि इसमें जो सुपर पावर्स को, इन 2 सुपर पावर्स, ये तो अपने आप में बड़े सुपर पावर्स है, तो इन्हें छोटे देशों की क्या ज़रूरत थी, उसके कोई चार रीज़न पूछ रहा है। तो इसमें वो बोल रहा है कि फर्स्ट रीज़न बोल रहा है फॉर गेनिंग एक्सेस टू द वाइटल रिसोर्सेज ऑयल एंड मिनरल्स। लाइक जितने भी बड़े देश हैं वो युद्ध लड़ने के लिए ऑयल और मिनरल्स उन्हें छोटे देशों से आराम से मिल सके, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें फॉर हैविंग अ टेरिटरी फॉर वर द कुड लॉन्च दियर वेपन्स एंड ट्रूप्स। लाइक ये छोटे छोटे देशों के अंदर अपने मिसाइल्स, अपने वेपन्स को छुपा सकें और वॉर की कंडीशन में वहाँ से उसे लॉन्च कर सके दुश्मन के ऊपर। तो कुछ इस तरह से भी था। और फिर तीसरा पॉइंट है फॉर लोकेशन ऑफ फ्रॉम वर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर। ये छोटे देशों से
बड़े देशों के ऊपर निगरानी रख सकें, उनके नज़दीक रह सकें। ठीक है, इसके अंदर फिर फोर्थ पॉइंट, फॉर इकोनॉमिक सपोर्ट वर अ मैन अलाइज टुगेदर हैव टू पे अ मिलिट्री एक्सपेंस। जितने भी छोटे देश हैं वो उन्हें थोड़ी सी हेल्प मिल सके, ठीक है, हेल्प मिल सके ताकि वो मिलिट्री के एक्सपेंसेस को देख सकें, उनसे जो कि लड़ाई के टाइम पे मिलिट्री एक्सपेंसेस उनके ऊपर बांट सकें वो। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट है टू स्प्रेड दियर आइडियोलॉजी दैट द लिबरल डेमोक्रेसी एंड द कैपिटलिज्म्स वर बेटर देन सोशलिज्म्स एंड द कम्युनिकेशन वाइज वर्सा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं इजली, ये आप इसे बना के भी लिख सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाई डिड इंडिया डिस्टेंस इट सेल्फ फ्रॉम द टू कैंप्स लेड बाय यूएस एंड द सोवियत यूनियन, एक्सप्लेन। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यूएसए और अमेरिकन जो अलाइज जो ग्रुप्स थे इनसे इंडिया ने डिस्टेंस क्यों बना के रखा। तो इसका आंसर में ये बोल रहा है कि इंडिया इज डिस्टेंट इट सेल्फ फ्रॉम बोथ द कैंप्स लेड बाय द यूएस एंड यूएसआर। पहला पॉइंट है टू सर्व द इट्स नेशन इंटरेस्ट, लाइक मान लीजिए अगर वो रशिया में शामिल हो जाता तो अमेरिका उसका दुश्मन हो गया, और अमेरिका उसे कोई टेक्नोलॉजी नहीं देगा, उसे पैसा नहीं देगा, उसको किसी भी तरह की हेल्प नहीं करेगा। और अगर वो रशियन यूएस ग्रुप में शामिल हो जाता है तो रशिया उसको किसी भी काम को नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर एक पॉइंट तो ये हो गया। फिर वो कह रहा है दूसरे पॉइंट में टू अपकीप द सोवरेनिटी ऑफ द नेशन एंड टू बी टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, लाइक वर्ल्ड लेवल पर वो अपने डिसीजन खुद ले सके, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कह सके। और अगर वो सोवियत ब्लॉक में शामिल हो जाता है तो वो यूएस का विरोध सोवियत का ब्लॉक नहीं कर सकता किसी गलत काम में, और वो रशिया अमेरिका के ब्लॉक में अगर शामिल होता है तो अमेरिका के किसी गलत काम का वो नहीं कर सकता विरोध। तो दूसरा पॉइंट ये है। अब तीसरे पॉइंट में कह रहा है टू फॉलो एंड द एडवोकेट द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो और इंडिया ने ना नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो पॉलिसीज़ थी उसको दूसरे देशों को अगर वो समझा रहा है, उसको वो एडवोकेट कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, उसके लिए अप्रिशिएट कर रहा है, तो अगर वो खुद ही इन दोनों ब्लॉक्स में शामिल हो गए तो उसकी बात दूसरे देश क्यों सुनेंगे। इस और ये इस क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं, इन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। और इनके बाद में और इसके अलावा मैं और भी कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगा तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो और प्लीज़ अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है, मेरी थोड़ी सी आपको अच्छी लगी है जो मैंने आपको बताया क्वेश्चंस के बारे में, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।